सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर डाउट ही डाउट है बच्चों का कि भाई आखिर किस तरीके से जो है ड्रॉइंग की बुक में एंट्री की जाती है, किस तरीके से ड्रॉवर की बुक में एंट्री की जाती है, डिसऑनर ऑफ अ बिल जो है क्या होता है, कैसे इसको जो है सॉल्व किया जाता है, क्या जनरल एंट्री होगी, इंडोर्समेंट क्या होता है। कई सारे डाउट इस चैप्टर के अंदर जो है बच्चों के क्रिएट होते हैं। तो अगर मेरे भाई आप क्लास 11 के अंदर हैं और टर्म 2 की अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे प्रीवियस मैं आपको जो है फाइनल अकाउंट्स की वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर जो है ज़रूर देख लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं आज चैप्टर का जो नाम है ये है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज मैं आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग पूरा का पूरा जो है बेसिक किस केस के अंदर क्या जनरल एंट्रीज होगी, आपको इसको जो है बहुत ही अच्छे से जो है घोल कर पी जाना है, क्योंकि उसके बाद हम जो है इसके जब हम क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आप उन क्वेश्चनों को बहुत ही ईजिली कर पाएँ, तो उसके लिए आपको बेसिक जो है आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। ये चैप्टर थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम है ए और एक और बंदा है जिसका नाम है बी। मान लीजिए ए ने बी को आज 10,000 रुपये का क्या करा, 10,000 रुपये का कैश में जो है सेल कर दी। ठीक है, ए ने बी को 10,000 रुपये की कैश में सेल कर दी, तो ए बी को क्या देगा, गुड्स दे देगा, और बी ए को क्या दे देगा, बी ए को जो है कैश दे देगा, क्योंकि इसने ख़रीदा है। ये कौन है, ये जो है ये बेचने वाला है। ठीक है जी, और ये कौन है, ये जो है ये ख़रीदने वाला है। तो अब जो है ये ख़रीद रहा है कैश में, तो ये कैश दे देगा, ये बेच रहा है तो ये इसको माल दे देगा, जो भी इस चीज़ इसने ख़रीदी है। तो जब ट्रांजैक्शन कैश में होता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसको कैश माल दे रहा है, ये इसको कैश दे रहा है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ ये बोलूँ कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, ए ने क्या करा, बी को कैश में माल नहीं बेचा, ए ने बी को जो है 10,000 रुपये का क्रेडिट में जो है सेल कर दी। क्रेडिट में इनने माल बेच दिया। अब ये बदले में इसको क्या पेमेंट करेगा, नहीं, क्योंकि मैंने बोला उधार में बेचा, क्रेडिट बेचा, तो भाई उधार में बेचा है तो ये तो इसको गुड्स दे देगा। बेचने वाले की तरफ से तो ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन जो माल खरीद रहा है वो अभी पेमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पेमेंट नहीं हुई, उसने अभी उसको कैश नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जो बेचने वाला है, बेचने वाला जो है उसकी तरफ से तो ट्रांजैक्शन हो चुका है। ठीक है, बेचने वाले को थोड़ी चाहिए सिक्योरिटी, क्या, कि भाई मेरा पैसा मिल जाएगा ना, इसका पैसा फंस गया ना, भाई इसने इसको 10,000 का माल बेचा और बी ने अभी पेमेंट नहीं करी, तो इसको जो है क्या करना है, इसको जो है अब चिंता है कि मेरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए, इसको थोड़ा सेफ होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को पैसा मिलना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए दो कॉन्सेप्ट सामने आते हैं हमारे कि भाई पहला जो कॉन्सेप्ट है ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका प्रोमिसरी नोट। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आपका प्रोमिसरी नोट, दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हैं, क्या डिफरेंस होता है, सारी की सारी चीज़ें हम इसमें बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसके ऊपर डिफरेंस भी एग्जाम में आ सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट जो है ना, एक तरीके के ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसने माल बेचा है उसको क्या करते हैं, एक तरीके की सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं, एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं कि भाई आपने जिसको उधार माल बेचा है ना, आपको उससे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक तरीके की सेफ्टी, एक तरीके की सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड कराते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, ज़रा ध्यान से समझेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, मैंने बोला अभी आपको कि ये एक ए बंदा है और ये एक बी बंदा है। ठीक है, ए ने बी को क्या करा, ए ने बी को जो है क्रेडिट सेल कर दी, लेकिन बी की तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बी ने अभी जो है कैश नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ए क्या करेगा,
ऐसी सिचुएशन में ए जो है थोड़ी सिक्योरिटी चाहता है, तो ए जो है ना, ए क्या करेगा, ए बी पर क्या लिखेगा, ए बी पर जो है बिल लिखेगा कि भाई बात ऐसी है, घर जैसी है, आपने जो है 20 अप्रैल को 20,000 2022 को मेरे से 10,000 रुपये का माल ख़रीदा है और उस माल के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है, और आप मेरे पैसे कब दोगे। मान लो ये कह रहा भाई मैं तो 2 महीने बाद दूंगा, तो वो उस बिल के अंदर मेंशन करेगा कि आपने मेरे को ये बोला है कि आप ये 10,000 रुपये आज से 2 महीने बाद जो है मुझे दोगे। ए लिख रहा है, कौन लिख रहा है, ए लिख रहा है, ठीक है, किसके ऊपर, बी के ऊपर। ए लिखेगा और लिखने के बाद किसको भेजेगा, ये भेजेगा बी के पास, इसके पास बिल आएगा कि भाई बात ऐसी है, घर जैसी है, मैंने इससे माल खरीदा था और 2 महीने बाद में पैसे दूंगा, क्या ये बात ठीक है। बी कहेगा हाँ जी ठीक है। बी उस बिल पे एक्सेप्टेंस देकर क्या कर देगा, बी उस पे एक्सेप्टेंस देकर ओके करके हाँ जी ठीक है 2 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे, मैंने माल खरीदा है, और एक्सेप्टेंस दे के वापस किसको भेज देगा, वापस जो है ए के पास बिल आ जाएगा, ठीक है, एक्सेप्टेंस दे के। अच्छा, लिखा किसने, ए ने, एक्सेप्टेंस किसने दी, बी ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, लिखा किसने, ए ने, एक्सेप्टेंस किसने दी, बी ने, और एक्सेप्टेंस देने के बाद बी ने वापस कर दिया ए को। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे बेटा जो ए है वो क्या कहलाएगा, ऐसी सिचुएशन में जो ए है वो ड्रॉवर कहलाएगा, ठीक है, और जो बी है जिसने एक्सेप्टेंस दी है वो क्या कहलाएगा, वो ड्रॉई कहलाएगा। ड्रॉवर वो होता है जिसने बिल लिखा है, ड्रॉई वो होता है जिस पे बिल लिखा गया है, जिसने एक्सेप्टेंस दी है उस बिल की। तो हमारे सिनेरियो में ए ड्रॉवर है, ठीक है, और बी क्या है, बी जो है वो ड्रॉई है। आपको सबसे पहले इस चैप्टर की कुछ टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो टेक्निकल टर्म्स थी वो है ड्रॉवर और ड्रॉई। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जब दो पार्टीज़ के बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती है, तो जो सेलर है वो जो सिक्योरिटी के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को लिखता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, और ड्रॉवर द्वारा ये लिखा जाता है। बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट भी सेम यही है, लेकिन वो ड्रॉई के द्वारा लिखा जाता है, वो ड्रॉवर नहीं लिखता। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर, कि प्रोमिसरी नोट ये लिखता है जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज ये लिखता है। ड्रॉवर जो है यहाँ पे लिखता है और ये ड्रॉई जो है यहाँ पे लिखता है। क्या, अगर प्रोमिसरी नोट की बात कर रहे हैं तो वो ड्रॉई लिखेगा, और अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो कौन लिखेगा, वो ड्रॉवर लिखेगा। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो बेटा इस चैप्टर्स की कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बताया। कौन लिख रहा है, किस पर लिख रहा है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो ड्रॉवर कौन होता है और ड्रॉई कौन होता है, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए एक तीसरा जो वर्ड होता है, सबसे पहला जो वर्ड है इसके अंदर, सबसे पहला जो इसके अंदर वर्ड है वो है ड्रॉवर, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा जो इसके अंदर वर्ड है ये आपका ड्रॉई जिस पे बिल लिखा गया है। तीसरा जो वर्ड है इसके अंदर वो है पेई। पेई कौन होता है, पे वो होता है जिसको पैसे मिलने वाले हैं। तो अभी हमारे वाले सिनेरियो में पैसे किसको मिलने वाले हैं, हमारे वाले सिनेरियो में ए को पैसे मिलेंगे क्योंकि बिल उसके पास है। तो ए ड्रॉवर भी है और ए पेई भी है। पेई कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है बेटा। अगर ए चाहता है मान लो ए को सी को पैसे देने हैं, ठीक है, तो अगर ए चाहता है कि बी मुझे पैसे ना दे के सी को दे दे, तो वो बिल पे सी का नाम लिखवा सकता है, तो सी यहाँ पे पेई बन जाएगा। तो वो ए की मर्जी है, वो खुद पैसे लेना चाहता है या किसी दूसरे को दिलवाना चाहता है। अगर दूसरे को दिलवाएगा तो सी पे बन जाएगा, अगर अपने आप खुद लेना चाहता है तो वही ड्रॉवर है, वही पे हो जाएगा। पेई वो होता है जिसको जो है पैसा मिलना होता है, ठीक है जी। अच्छा, अगली जो टर्म है इस चैप्टर की ये है बेटा, ये आपको ध्यान रखनी है, टर्म्स ऑफ अ बिल। क्या है ये, टर्म्स ऑफ अ बिल। टर्म्स ऑफ अ बिल के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, टर्म्स ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है। टर्म्स ऑफ अ बिल जो है उस पीरियड को कहते हैं जिस डेट को बिल लिखा गया है और जब उस बिल की जो है ड्यू डेट है। क्या है, एक ऐसा टाइम पीरियड जब बिल जो है लिखा गया है और जब उस बिल की क्या है ड्यूज़ हैं, जब उसकी डेट आएगी, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, वो जो है
टर्म ऑफ द बिल जो है कहलाता है। ठीक है, अच्छा फिफ्थ जो इसकी जो टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, इसको हम कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने बोला ऊपर, आज 20 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ और मैंने बोला भाई 2 महीने बाद पैसे देगा, तो बेटा आज से 2 महीने बाद कब होंगे? जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल में अभी 10 दिन बचे हैं। ठीक है, अप्रैल के बाद पूरा का पूरा मई आ जाएगा। ठीक है, और फिर जून आ जाएगा। ठीक है, जून के 20 दिन लगा लीजिए, तो अब ये हो गया 2 महीने। ठीक है, तो डेज ऑफ ग्रेस का मतलब क्या होता है? डेज ऑफ ग्रेस के अंदर पहले तो जितने महीने के लिए बिल लिखा गया है वो इसके अंदर जो है हम जोड़ेंगे, और प्लस 3 डेज जो है इसके अंदर हमको एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ते हैं। 3 डेज हमको इसके अंदर एक्स्ट्रा काउंट करने पड़ते हैं। तो जब एक्स्ट्रा काउंट करेंगे, जो 3 डेज हम जो उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 2 महीने के अलावा जो 3 डेज उसको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, वो क्या है? वो बेटा डेज ऑफ ग्रेस कहलाता है। ठीक है, और कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो या कुछ भी हो, वो मेच्योरिटी डेट प्लस 3 डेज जो भी ग्रेस के हैं उसको ऐड करने के बाद जो डेट आती है उसको हम क्या कहते हैं? एक तो होती है, देखो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो होती है ड्यू डेट। ड्यू डेट के अंदर आपको ध्यान रखना है, ड्यू डेट के अंदर ग्रेस डेज जो हैं वो ऐड नहीं होते। और दूसरी जो डेट होती है इसको हम कहते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब अगर मैं सिर्फ इसको बोलूं तो ये ड्यू डेट है। ठीक है, केवल मैंने 2 महीने जोड़े। अगर मैं ड्यू डेट के अंदर 3 दिन ग्रेस के भी जोड़ दूं, तब मेरे पास जो डेट निकल के आती है उसको डेट ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं। मतलब 3 दिन की मोहलत उसको जो है हम और देते हैं, ये कह सकते हो आप। और अगर 3 दिन ऐड करने के बाद कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है, लाइक 15 अगस्त 26 जनवरी, तो वो एक दिन पहले ही मैच्योर होगा, 25 जनवरी को या 14 अगस्त को। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ये 7 टर्म मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। 8वीं जो टर्म है इस चैप्टर की, इसको कहते हैं बिल एट साइट। ठीक है, या बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड का, कि भाई जिस बिल के अंदर कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता, जिस बिल के अंदर कोई टाइम पीरियड जो है मेंशन नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? बिल एट साइट या बिल एट डिमांड। और जिसके अंदर टाइम पीरियड मेंशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बिल आफ्टर डेट या बिल आफ्टर डेट या आफ्टर साइट। इसको ये किया जाता है अगर टाइम पीरियड जो है वो मेंशन है बिल के अंदर कि भाई कब क्या कैसे करना है। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब आपको जो है क्या क्या चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी है। ठीक है, फ़िलहाल आपको जो है इतनी बातें इस चैप्टर की ध्यान रखनी है। ये बिल्कुल बेसिक टर्म है। सबसे पहले मैंने आपको बताया अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चैप्टर का नाम है, कि जब कैश ट्रांजैक्शन होता है तो क्या होता है, और जब क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होता है तो क्या होता है, ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है, लिखने वाले का डिफरेंस है। बिल ऑफ एक्सचेंज ये लिखता है इस पे, जबकि प्रोमिसरी नोट ये लिखता है। और भी कई सारे डिफरेंस होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट पे डिफरेंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आता ही आता है। ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, टर्म्स ऑफ बिल, ये चारों टर्म्स क्या होती हैं, डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, ड्यू डेट क्या होती है, डेट ऑफ मैच्योरिटी आखिर कैसे डिफरेंट है ड्यू डेट से, और बिल एट साइट और बिल आफ्टर डेट या आफ्टर साइट का क्या मतलब होता है। इतनी बकवास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। हमें इस चैप्टर के अंदर 2 पार्टीज़ होती हैं, एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई। जो ड्रॉवर होता है वो है सेलर, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की हम बात करें, और जो ड्रॉई है वो कौन है, वो है बेटा बायर, जिसने माल ख़रीदा है। तो हमें इन दोनों की बुक्स में हमें क्या करनी होती है, हमें इन दोनों की बुक्स के अंदर हमें जो है जनरल एंट्री पास आउट करनी होती है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे।
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ड्रॉवर की बुक में। किसकी बुक में हम बात कर रहे हैं? ड्रॉवर की बुक में क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सारी की सारी जनरल एंट्री बहुत ही इजी से समझ में आ जाएगी। बस आपका ध्यान जो है सारा का सारा यही होना चाहिए, ठीक है। पहले आप समझिए ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है बेटा? ड्रॉवर जो है सेलर होता है, जिसने जो है माल बेचा है, ठीक है, वो ड्रॉवर कहलाता है। तो सबसे पहले भाई माल बेचा, ठीक है, ये जगह मैंने क्यों छोड़ी है अभी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या है बेटा? सबसे पहले उधार में माल बेचा। तो उधार में माल बेचने की वो हमारा डेटर बन गया, जिससे भी हमने माल बेचा है, जिसको बेचा है। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, सबसे पहले तो ये एंट्री होगी जो माल बेचा, माल बेचने की एंट्री करिए, ये आपको एंट्री लर्न कर लेनी है। और फिर ड्रॉवर कर रहे हैं बेटा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जनरल एंट्री की जा रही है, ठीक है। तो पहले तो माल जो है बेचा, और माल बेचने के बाद ए ने बिल लिखा, ठीक है। तो बी आर डेबिट टू डेटर, ठीक है। पहले वो हमारा डेटर बना, ठीक है, जब मैंने उसको माल बेचा, लेकिन जब मैंने बिल लिख दिया उसके ऊपर, फिर मैं डेटर को क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ कि अब वो मेरा डेटर नहीं रहा, क्योंकि उससे मेरे को बिल मिल चुका है। तो बी आर मेरा वैसिट है, ना कि वो। तो सबसे पहले माल बेचा, ये माल बेचने की एंट्री, फिर मैंने उसके ऊपर बिल लिखा, तो वो अब मेरा डेटर नहीं रहा, इस वजह से यहाँ पे ये आ गया। मेरा वो डेटर अब क्यों नहीं रहा? क्योंकि मेरे को उसके अगेंस्ट में मेरे को बिल मिल चुका है, इस वजह से अब मेरा जो एसिट है वो बी आर है। तो सबसे पहले तो ये दो जनरल एंट्री हो गई आपकी ड्रॉवर की बुक के अंदर, ठीक है। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रा कान खोल के सुनेंगे, अब आपको जो है क्या करना है। अब जो है ये जो बंदा है ड्रॉवर, अब इसके पास बेटा बिल है, इसके पास क्या है? इसके पास बिल है भाई। इनने पहले लिखा बिल, इसने इसको भेजा, इनने एक्सेप्टेंस दी, और एक्सेप्टेंस देने के बाद इसने इसको भेज दिया बिल, ठीक है। तो बिल किसके पास है? इसके पास है। तो इस बंदे के पास जो बिल है बेटा, अब ये उस बिल का क्या क्या कर सकता है, ये ज़रा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। ये उसके साथ 4 चीज़ें कर सकता है बेटा। ये 2 एंट्री करनी है, उसके बाद ये क्या क्या करेगा वो आपको ज़रा समझना है। 4 केसेस ये अब इस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, देखिए। सबसे ये दोनों एंट्रियाँ तो करनी है, इसके बाद जो तीसरी एंट्री होगी वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो जो ड्रॉवर है वो उस बिल के साथ क्या कर रहा है। तीसरी एंट्री क्या होगी वो समझिए। तीसरी एंट्री के लिए हम केस 1 पढ़ रहे हैं। तीसरी एंट्री के लिए केस 1 इसे कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं रिटेन टिल डेट। मतलब कि उसने वो जो बिल है उसने अपने पास ही रखा, कुछ नहीं करा उसने, अपने पास ही है। जब तक मैच्योरिटी डेट आएगी तब तक वो बिल को अपने पास ही रखेगा। तो अगर वो बिल को अपने पास ही रख रहा है तो आपको एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, ठीक है। लास्ट एंट्री हमने क्या करी थी? बी आर डेबिट टू बैंक। तो अगर मैच्योरिटी डेट आएगी और पैसे मिल गए, तो बी आर को क्रेडिट कर देंगे, और पैसा आ रहा है तो इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। तो या तो वो बेटा अपने पास रख सकता है, इस केस को कहते हैं रिटेन टिल डेट। रिटेन का मतलब अपने पास ही रखना। या अगर बेटा वो अपने पास नहीं रख रहा बिल को, तो दूसरा इसके अंदर केस होता है, इसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक। अगर बेटा उसको ज़्यादा ही जल्दी है पैसों की, वो मैच्योरिटी डेट तक का वेट नहीं कर सकता, तो उसके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो अपने बैंक के पास जाए और बैंक से क्या करा ले, उसको मैच्योरिटी डेट से पहले ही डिस्काउंट करा ले। इसके बदले में बैंक कुछ पैसे काटेगा और आपको दे देगा। तो अगर वो डिस्काउंट कराता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बी आर। तो अगर डिस्काउंट करा रहा है तो ये एंट्री होगी, रिटेन है तो ये एंट्री होगी। तीसरी एंट्री आपको क्या करनी है, ये क्वेश्चन की थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि रिटेन है, डिस्काउंट है, या तीसरा जो केस होता है बेटा, इसको हम कहते हैं इंडोर्स द बिल। इंडोर्स का मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इंडोर्स का मतलब होता है, जैसे अगर हम ऊपर वाले केस के अंदर बात करें, जैसे ए के पास बिल था, ठीक है, और मान लो ए को सी को पैसे देने थे, तो ए ने क्या करा, ए ने वो बिल इसको दे दिया, किसको? सी को, कि ले तू रख ले।
तो पैसे किसको मिलेंगे? अब पे कौन है? सी, क्योंकि सी के पास बिल है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सी है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बेटा इंडोर्सी। क्या कहलाएगा? इंडोर्सी। और ये जो हरकत ए द्वारा की गई है इसको इंडोर्समेंट कहते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल का मतलब होता है बिल को किसी थर्ड पार्टी को दे देना, इंडोर्समेंट कहलाता है, ठीक है। और वो जो बंदा जिसको मिला है वो इंडोर्सी है। तो ए अपनी बुक के अंदर क्या एंट्री करेगा? ए अपनी बुक के अंदर क्या एंट्री करेगा? अगर इंडोर्स हो रहा है तो वो अपनी बुक के अंदर बेटा एंट्री करेगा क्रेडिटर, जो कि सी है हमारे केस के अंदर, क्रेडिटर डेबिट टू बी आर। वो ये जनरल एंट्री जो है पास आउट कर देगा अगर जो है वो इंडोर्स कर रहा है तो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट जो इसके पास ऑप्शन होता है ड्रॉवर के पास, इसको कहते हैं बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अगर ये ए अपने बैंक के पास भेज दे कलेक्शन के लिए, ठीक है, कि आप कलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्काउंट नहीं करा रहा, उसी के पास है बिल, रिटेन है, लेकिन वो सेफ्टी के लिए बैंक के पास भेज रहा है कि आप इसको कलेक्ट कर लीजिएगा मैच्योरिटी डेट पर। तो इसकी अगर वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बी आर। ये आपको जो है जनरल एंट्री करनी है, ये आपको जो है जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। कब आपको ये जनरल एंट्री करनी है? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि भाई उसके साथ क्या क्या हो रहा है। देखिए, पहले जो है बेटा सेल हुई, ठीक है, तो ये जनरल एंट्री कर देंगे। फिर उसने बिल लिखा, ये जनरल एंट्री कर देंगे। फिर तीसरे केस में तीसरी एंट्री क्या होगी? ये डिपेंड करता है कि वो रिटेन है तो ये होगी डिस्काउंटिंग द बिल, उनने बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो ये होगी, इंडोर्स करा लिया तो ये होगी, और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो ये होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आती है बात कि अगर जो है इसके साथ अगर रिटेन है तो ये वाली एंट्री करनी है आपको, ठीक है, ये होगा। इसके साथ आपको एक एंट्री और करनी है, इसकी दो एंट्री है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बैंक, और इसके साथ आपको एक और एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। लेकिन ये एंट्री कब करनी है? ये एंट्री आपको तब करनी है कि अगर पैसे मिल गए मैच्योरिटी डेट पे तो ही करनी है, अदरवाइज़ आपको ये एंट्री जो है नहीं करनी है, केवल यही एंट्री होगी। इसके अलावा फिर हम दूसरी एंट्री सीखते हैं अभी क्या होगी। तो ये हो गई बेटा ड्रॉवर के केस में एंट्री, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहीं पे आपको ज़रा एक और चीज़ सीखनी है। यहीं पे आपको बेटा क्या सीखना है? यहीं पे आपको ये चीज़ सीखनी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि अगर डिसऑनर हो जाता है, अगर बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? डिसऑनर ऑफ अ बिल का ये मतलब होता है बेटा कि जब मैच्योरिटी डेट आई तो हमारे केस में जो बी है ड्रॉई, उनने अपनी औकात दिखा दी और उनने पैसे नहीं दिए। मैच्योरिटी डेट आने पे उनने अपनी औकात दिखा दी, उनने पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में पहली एंट्री सेम, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी एंट्री सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब क्या होगा? अब आपको डिसऑनर की एंट्री करनी है, ठीक है, डिसऑनर की एंट्री करनी है। तो अगर आपको डिसऑनर की एंट्री करनी है तो ये डिपेंड करता है, ये तो करनी है आपको। तो अब डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? तो ये डिपेंड करता है कि वो जो बिल है वो रिटेन था या डिस्काउंट था या इंडोर्स था या वो क्या था। ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होती है अगर बिल डिसऑनर होता है तो अगर पहला हम समझते हैं रिटेन का केस, अगर बिल रिटेन ही था तो बेटा जनरल एंट्री होगी इसकी जनरल एंट्री होगी ड्रॉई डेबिट टू बी आर और टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, या कैश ही लिख सकते हो, ठीक है, कैश अकाउंट लिख सकते हो। और इस कैश के अंदर क्या आता है? इस कैश के अंदर आता है नोटिंग चार्जेस। जब भी बेटा कोई बिल डिसऑनर हो जाता है
तो उसके बदले में हमें नोटरी पब्लिक को नोटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं कि भाई एक तरीके का फ़ाइन कह सकते हो, एक तरीके का फ़ाइन है कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया इस वजह से। तो बिल डिसऑनर के टाइम पे जो चार्जेस पे किए जाते हैं उसको नोटिंग चार्जेस कहते हैं। तो अगर उस बिल को उसने अपने पास ही रखा था और डिसऑनर हो गया तो मैच्योरिटी डेट पे ये वाली जनरल एंट्री आपको करनी है। अगर उनने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, अगर उसने बैंक से डिस्काउंट करा ली था और बिल डिसऑनर हो गया तो फिर आपको क्या एंट्री करनी है बेटा? तो आपको एंट्री करनी है ड्रॉई डेबिट टू कैश या बैंक, इसी में सारा अमाउंट आ जाएगा, नोटिंग चार्जेस वगैरह सब कुछ, ठीक है। बिल अमाउंट और प्लस नोटिंग चार्जेस सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। अगर इंडोर्स कर दिया था आपने बिल को और उसके बाद मैच्योरिटी डेट पे बिल डिसऑनर हो गया तो आपको क्या एंट्री करनी है? सभी एंट्री में बेटा ड्रॉई डेबिट होगा डिसऑनर की, क्योंकि वो दोबारा से हमारा डेटर बन जाएगा क्योंकि वो फेल टू पे हो चुका है। तो ड्रॉई डेबिट टू इंडोर्सी ये एंट्री कर देंगे अगर हमने इंडोर्स कर दिया था बिल को और मैच्योरिटी डेट पे वो डिसऑनर हो गया। और अगर हमने जो है बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, ठीक है, और बिल डिसऑनर हो गया तो ऐसी सिचुएशन में हमें एंट्री करनी है ड्रॉई डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है, और टू बैंक जो भी नोटिंग चार्जेस वगैरह है उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर पैसे मिल जाते तो ये एंट्री करते, ठीक है। ये आपको क्या ध्यान रखना है, ये एंट्री किस चीज़ की है बेटा? डिसऑनर ऑफ अ बिल की। घोल कर पी जाना है बेटा, फिक्स क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, डिसऑनर ऑफ अ बिल के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बेटा आना ही आना है। ये आपने किसकी बुक में एंट्रियाँ सीखी हैं? ये आपने बेटा एंट्रियाँ सीखी हैं ड्रॉवर की बुक में, कि ड्रॉवर अपनी बुक में क्या क्या एंट्री करेगा। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी डिपेंड करता है कि केस कौन सा है। और जब मैच्योरिटी डेट आएगी उसके बाद उसने पैसे दे दिए तो क्या होगा, और अगर नहीं दिए डिसऑनर हो गया तो उसके साथ ये एंट्रियाँ होगी, ठीक है। ये आपने बेटा सारी एंट्री सीखी है ड्रॉवर की बुक में। अच्छा जी, अब मैं आपसे बात करता हूँ ड्रॉई की बुक में जो है वो क्या एंट्री होती है, ये समझिए बेटा। ड्रॉई की बुक के अंदर अगर हम एंट्री को करते हैं, ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई है खरीदने वाला, बायर। ड्रॉई कौन है? ड्रॉई जो है वो आपका बेटा बायर है, ठीक है। तो वो क्या एंट्री करेगा? उसने सबसे पहले माल खरीदा, उसने क्या करा? उसने सबसे पहले जो है माल खरीदा, तो वो बेटा एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। उसने माल खरीदा तो वो ये एंट्री करेगा। फिर उसने बिल पे एक्सेप्टेंस दी थी, उसने बिल भेजा, उसने एक्सेप्टेंस दी थी, तो वो अगली एंट्री करेगा जो भी क्रेडिटर है उसका, ए उसका क्रेडिटर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेबल। सबसे पहले उन्होंने माल खरीदा, फिर उसने जो है बिल पे एक्सेप्टेंस दी, ठीक है। अच्छा, अगर अब ये हो गई बात इसकी। अगर जो है अब यहाँ पे दो केस होते हैं, बिल पे एक्सेप्टेंस दे दी, अब यहाँ पे दो केस होते हैं। जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो पेमेंट डन या पेमेंट नॉट डन, या तो वो पेमेंट दे देगा या वो पेमेंट नहीं देगा, है ना। इसे बेटा इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि ए ने रिटेन करा था, इंडोर्स करा था, बैंक से डिस्काउंट कराया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, इसको इस बात का कोई लेना देना नहीं है। इसकी केवल 2 ही 3 एंट्रियाँ होती हैं, ठीक है। पहला है माल खरीदा, दूसरा बिल पे एक्सेप्टेंस दी। तो अगर पेमेंट हो गई तो क्या जनरल एंट्री करनी है? तो आपको जनरल एंट्री करनी है बीपी डेबिट टू कैश। अगर पेमेंट हो गई तो आपको ये जनरल एंट्री करनी है। और अगर पेमेंट नहीं हुई, अगर जो है डिसऑनर हो गया तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो है क्या एंट्री होती है इसके ड्रॉई की बुक में। अगर बेटा फेल टू पे हो गया, ये इसको बेटा बार बार कह रहा हूँ, सभी केस के अंदर कोई भी केस हो, चाहे उसने
रिटेन कर रखा हो, चाहे उसने इंडोर्स कर रखा हो, चाहे डिस्काउंट करा रखा हो, इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये एंट्री करेगा बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, वो इसी को भुगतने पड़ेंगे, और 2 जो भी उसका क्रेडिटर था वो दोबारा से इसका क्रेडिटर बन जाएगा। तो ये तो होगी, ये तो फिक्स है एंट्री। इसमें से ये होगी या ये होगी, डिपेंड करता है कि मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट हो गई है या मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं हुई है। तो ये एंट्री होती है बेटा ड्रॉई की बुक के अंदर, ये एंट्री होती है ड्रॉई की बुक के अंदर। उसकी केवल 3 ही एंट्रियाँ आपको जो है बहुत ही अच्छे से क्या करना है, 3 ही एंट्रियाँ आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझनी हैं। तो ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होगी ये मैंने आपको बता दिया, ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई थी, अगर किसी तीसरी पार्टी को इंडोर्स कर दे तो आपसे वो जो है बेटा, आपसे वो जो है इंडोर्सी की बुक में भी एंट्री जो है पूछ सकता है कि इंडोर्सी की बुक में भी एंट्री बताइए क्या एंट्री करेगा। जैसे हमारे केस में इंडोर्सी कौन है, सी, ठीक है, सी इंडोर्सी है, ए से उसको बिल मिला है, तो वो बेटा क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा बी आर डेबिट टू इंडोर्सर, जिस इंडोर्सर, ठीक है, जिससे उसको बिल मिला है वो इंडोर्सर है, ठीक है। और दूसरा ये एंट्री कर देगा, और दूसरा अब दूसरी एंट्री क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि पेमेंट डन है, पेमेंट आ गई या पेमेंट नहीं आई, ये इस बात पे डिपेंड करता है बेटा, पेमेंट नॉट डन। तो अगर पेमेंट आ गई तो क्या एंट्री करेगा बेटा, तो एंट्री करेगा कैश डेबिट टू बी आर इंडोर्सी। और अगर पेमेंट नहीं आई तो क्या होगा बेटा, तो अगर पेमेंट नहीं आई तो उल्टी एंट्री कर देनी है इंडोर्सर डेबिट टू बी आर। अगर नहीं आई तो उल्टी एंट्री कर देगा वो, इंडोर्सर दोबारा से उसका डेटर बन जाएगा और बी आर ख़राब हो गया, यहाँ पे बी आर आ जाएगा। अगर पेमेंट नहीं आती तो वो जो है ये एंट्री करता है। ये आपको जो है बेटा ध्यान रखना है, अगर इंडोर्सी के केस में आपसे जनरल एंट्री पूछ लेता है तो। इस चैप्टर के अंदर से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है वो डिसऑनर ऑफ अ बिल ही आना है। ये बात आपको जो है बेटा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, इस सारी की सारी जनरल एंट्री को आपको क्या करना है, ये सारी की सारी जनरल एंट्री को आपको जो है घोल कर पी जाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बेटा सिर्फ 2 टॉपिक हो रहे हैं अलग। पहला जो टॉपिक है ये हो गया हमारा पूरा एक सिनेरियो। अब एक टॉपिक है इसके अंदर, इसको कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का क्या मतलब होता है, रिन्यूअल ऑफ अ बिल का ये मतलब होता है कि जब मैच्योरिटी डेट आई तो वो बेटा और टाइम मांग रहा है, उसके पास मैच्योरिटी डेट पे पैसे नहीं है, ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे पैसे नहीं है, वो अब रिक्वेस्ट कर रहा है थोड़ा सा टाइम और दे दो, थोड़ी मोहलत और दे दो, एक नया बिल बना दो, पुराना तो ख़राब हो गया। क्योंकि जब मैच्योरिटी डेट आई उन्होंने पैसे नहीं दिए तो एक तरीके का डिसऑनर हो गया, और वो कह रहा है अब एक नया बिल लिख दो, ठीक है जी, थोड़ा टाइम मुझे, थोड़ी मोहलत जो है और दे दो, आप चाहो तो मेरे से इससे बदले में इंटरेस्ट भी ले लेना, मेरे को थोड़ा 1-2 महीने और दे दो, मैं ब्याज भी दे दूंगा इसके चक्कर में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में अगर मैच्योरिटी डेट के आने पे ड्रॉई फेल टू पे हो जाता है, डिसऑनर हो गया, और वो कह रहा है आगे मेरे को और मोहलत दे दो, और टाइम दे दो थोड़ा 1-2 महीने का, मैं इसके बदले में इंटरेस्ट भी दे दूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या जनरल एंट्रीज़ होती हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको ये एंट्री करनी है ड्रॉवर की बुक में, ड्रॉई डेबिट टू बी आर, सबसे पहले तो ये बिल कैंसिल करने की। दूसरी आपको एंट्री करनी है ड्रॉई डेबिट टू इंटरेस्ट, वो ब्याज भी देने के लिए तैयार है, तो ये इंटरेस्ट की एंट्री है, ठीक है। तीसरी जो है, अगर बेटा वो कुछ ऐसा कह रहा है कि मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, कुछ तो हैं, कुछ बाद में दे दूंगा, बाकी का बिल बना दो, तो अगर उससे कुछ पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, तो ये एंट्री कर देंगे। जैसे मान लो 10,000 का बिल था हमारा, वो कह रहा है चलो 3 ले लो, बाकी के जो 7 हैं उसका बिल बना दो, तो 3 की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, बाकी 7 का मैं बिल बना दूंगा जो बचा, और इंटरेस्ट के साथ तो बी आर डेबिट टू ड्रॉई, ये जनरल एंट्री हम पास आउट कर देंगे।
इंटरेस्ट कैश में दे रहा है या वो बिल के साथ ही बनवाना चाह रहा है, वो क्वेश्चन की थीम के ऊपर डिपेंड करता है क्या है। अगर बिल के साथ ही बनवाएगा तो यहाँ दोनों अमाउंट जोड़ देंगे, अलग से कैश में मिल रहा है तो यहीं पे तीसरी एंट्री के साथ ही जोड़ देते हैं उसको। वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट कैसे दे रहा है। ड्रॉई की बुक में अगर हम क्या एंट्री करेंगे बेटा, ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी, ड्रॉई की बुक में सबसे पहले एंट्री होगी बीपी डेबिट टू ड्रॉवर। क्या एंट्री होगी, बीपी डेबिट टू ड्रॉवर। दूसरा ये एंट्री करेगा इंटरेस्ट डेबिट टू ड्रॉवर, ठीक है, ये दूसरी एंट्री करेगा। तीसरी एंट्री करेगा ड्रॉवर, अगर कुछ कैश में दे रहा है तो ड्रॉवर डेबिट टू कैश। और चौथी एंट्री करेगा नए बिल की, ड्रॉवर डेबिट टू बीपी। ये एंट्री करेगा बेटा ये इस केस के अंदर। तो ये वाला जो केस है इसको रिन्यूअल ऑफ अ बिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। इसका मतलब ये होता है कि जब मैच्योरिटी डेट आई उसके पास पैसे नहीं थे, बिल डिसऑनर हो गया और वो आगे और मोहलत मांग रहा है और उसके बदले में ब्याज भी देने के लिए तैयार है कि थोड़ा सा टाइम और दे दो और मैं इसके बदले में ब्याज भी दे दूंगा। तो पुराना बिल ख़राब, ठीक है, इंटरेस्ट देने के लिए तैयार, इंटरेस्ट चढ़ा दो, कुछ पैसे दे रहा है तो ले लो, नया बिल बना दो। ये 4 एंट्री होती है इस केस की। इस एंट्री को आपको बेटा घोल कर पी जाना है। और लास्ट जो इसके अंदर केस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक है ये, इसको हम कहते हैं रिटायरिंग। क्या कहते हैं इसको, रिटायरिंग अ बिल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि उसके पास टाइम से पहले ही पैसे आ गए, मैच्योरिटी डेट से पहले ही पैसे आ गए, तो भाई तो बढ़िया है। और वो कह रहा है मैं अब तेरे को टाइम से पहले पैसे दे तो दूंगा, लेकिन भाई अब मेरा कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए। जैसे मान लो 2 महीने के लिए बिल लिखा था, वो 1 महीने बाद ही पैसे दे रहा है, तो वो कहता है भाई मेरे को डिस्काउंट दे। ऐसे कैसे, मैं तो तेरे को टाइम से पहले पैसे दे रहा हूँ, तो भाई मेरे को चाहिए फुल इज्जत। क्या चाहिए, फुल इज्जत। डिस्काउंट मांगता है पुन, आपको 1 महीने पहले पैसे दे रहे हैं तो बताइए। तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी टाइम पहले पैसे दे रहा है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट रिबेट डेबिट टू बीआर। ये एंट्री होगी ड्रॉवर की बुक में। और ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, बीपी डेबिट टू कैश और टू रिबेट। इसको मिल रही है इसलिए क्रेडिट हो रही है, ये दे रहा है इसलिए डेबिट हो रही है, ठीक है जी। तो ये जनरल एंट्री होगी अगर बेटा रिटायरिंग अ बिल का केस है। रिटायरिंग का मतलब होता है कि जो ड्रॉई है उसके पास मैच्योरिटी डेट से पहले ही पैसे आ गए, तो वो आपको मैच्योरिटी डेट से पहले ही पैसे दे रहा है और वो क्या मांग रहा है, डिस्काउंट। उसको यहाँ पे रिबेट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको जो है बेटा ध्यान रखनी है। सारी की सारी जनरल एंट्रियाँ आपको क्या करना है, सारी की सारी जनरल एंट्रियाँ आपको जो है घोल कर पी जानी है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मैं एक और बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको फाइनल अकाउंट एंड ये बिल ऑफ एक्सचेंज और एक क्वेश्चन हो रहा है, तीनों को जो हमारा सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है उसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इन जनरल एंट्रीज़ को घोल के पी जाइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।